हाय दोस्तों, मैं अंगद। माय चैनल माँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महेश कुमार वर्णवाल से एनसीईआरटी बुक से वन लाइनर जो बुक है वन लाइनर बुक से जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, मैं उससे लेकर आया हूँ। जिस महेश कुमार वर्णवाल का है एनसीईआरटी सार संग्रह। तो इसमें से मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास आज कराने के लिए जा रहा हूँ। मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में आज बताऊँगा। चल देखिए आप लोग इसको। तो देखते हैं सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? अबेदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया था? अबेदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। देवल बंदरगाह स्थित अपने अधिकार थट्टा के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया गया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? मुल्तान पर किया था। मुल्तान जिसे स्वर्णगिरी भी कहते थे। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊँट का पालना और खजूर की खेती। ऊँट पालन और खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तुर्कों का। अरबों के पश्चात किस विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ था? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अल्पतगीन गजनी के द्वारा किया था। अल्पतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? सुबुतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुबुतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक के मध्य कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलवर्नी। कौन था? अलवर्नी था। अलवर्नी द्वारा किताबुल हिंद, उत्बी द्वारा किताबुल यामनी, फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा, फिरदौसी क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर कहा जाता है, के द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई थी। फिर से बता देते हैं। अलवर्नी द्वारा किताबुल हिंद, उत्बी द्वारा किताबुल यामनी तथा फिरदौसी जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। मोहम्मद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। 1175 में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अहिल्यावाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा
पराजित किया गया था भीमद्वितीय यानी मूलराज, भीमद्वितीय मूलराज के द्वारा। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिल्यावाड़ा पठान पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीमद्वितीय। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें। तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कितना में? 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजित हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। तराइन का द्वितीय कितना में होता है? 1192। इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंद्रवार के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुहिद्दीन चिश्ती। शेख मुहिद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ। शेख मुहिद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाई गई थी। बख्तियार खिजली मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिजली मोहम्मद गौरी का एक साधारण क्या था? दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर 3 मुगलों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया था। यह था यलोज दोज, कुचबा और कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कितना वंश शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन किया था? इल्वरी वंश या गुलाम वंश में कितने शासक हुआ था? 11 वंश। उसमें 2 नंबर में खिलजी वंश 5 शासक था। तुगलक वंश में 9 शासक था। सैयद वंश में 4 शासक था। लोधी वंश में 3 शासक था। कुतुबुद्दीन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। चलिए देखते हैं अगला सब। आप लोग इसे देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा, धीरे धीरे इसको देख लीजिए। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसको हम अभी स्किप कर देते तत्काल में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसका शासनकाल 1206 से 1236 ईस्वी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्क चिहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी एवं बलमन ने बलमनी वंश की स्थापना की थी।
चलिए हम देखते हैं हम आगे। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश के स्थापना किसके द्वारा की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 25 जून 1200 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में। किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? लाहौर को। किसे घोषित किया था? लाहौर को। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसने केवल मालिक और सिपह सलाहकार की पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सा उपाधि दी गई थी? लाख बख्श। अत्यधिक सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के लिए के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान खां। किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान खां। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा किया था? ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। इसे याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गया था? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का संगठन किया था? तुर्क-ए-चियलगानी यानी चालीसा का। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के समय में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के समय में आया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। जिनका अर्थ भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। वर्ष 1236 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? गुलाम याकूत को अमीर-ए-आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। किसे बनाया था? बहराम शाह को रजिया की हत्या करवा कर। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब-ए-मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। नायाब-ए-मुमालिक पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया था? नासिर-उद-दौला मोहम्मद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया था? नासिर-उद-दौला मोहम्मद को।
बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली सल्तनत बनने के पश्चात तुर्क चिलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तुर्क चिलगानी किसने समाप्त कर दिया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीतियां का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पोबोस प्रथा को अपना दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। सिजदा एवं पोबोस प्रथा को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-अर्ज। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1990 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा किया गया था। रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन की उदारनीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में करामानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक समाजवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? रायकर्ण गुजरात के शासक पर। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा गया। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक गाफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। राज्य शासक अभियान का नेतृत्व वर्ष। देवगिरी में रामचंद्र देव, मलिक काफूर 1307 में, वारंगल में रुद्र प्रताप
प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर 1309 में। द्वार समुद्र में वीर बल्लाल तृतीय, मलिक काफूर 1310 में। पांड्य मतलब वीर पांड्य, मलिक काफूर 1311 में। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? देवगिरी में। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? देवगिरी में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के लिए अस्थायी सेना का गठन किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर तथा गृह कर, घड़ी करी कर, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? अलाई दरवाजा, दिल्ली। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अलाई दरवाजा, दिल्ली। अलाउद्दीन द्वारा सैनिक को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का अधिकारी बदीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, शाहना ए मंडी बाजार अध्यक्ष, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, मनहेयान गुप्तचर। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हनूज दिल्ली दूरस्त। मतलब बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना और विशेषताएं। राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1935 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। द्वाब में कर वृद्धि। इस योजना में असफल रही योजना और वहाँ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। खुरासान का अभियान, कारीचील अभियान। कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान ने प्रारंभ करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में।
1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन थे? इब्न तुता। इब्न तुता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी समाज की स्थापना की। हसन गंगू बहमनी समाज की, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की और हसन गंगू बहमनी समाज की स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार में किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जीन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेफेस्टी, जिसे एफएसटी शॉर्ट में कहते हैं, एफएसटी। फिरोज के काल में स्थापित किए हुए विभाग। दीवाने बंदगान दासों की देख रेख के लिए किया गया था। दीवाने सिस्ताहक पेंशन देने के लिए। दीवाने खैराज असहाय लोगों की मदद करने के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश, नासिरुद्दीन मोहम्मद। 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश का स्थापना किया था? सैयद वंश का। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना किया था? सैयद वंश को। दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना किया था? सैयद वंश का। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहियान बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया था? बहलोल लोधी के द्वारा। प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक लोधी वंश बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। लोधी वंश के शासक सुल्तान शासनकाल। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोधी 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में कहा था। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? गज सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित लगा दिया था। सल्तनत कालीन वंश। मामलुक वंश शासनकाल ऐबक। खिलजी वंश। मामलुक वंश के संस्थापक ऐबक थे।
मामलुक वंश संस्थापक ऐबक, मामलुक वंश संस्थापक ऐबक, कुतुब ऐबक ने खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में 30 वर्ष शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना किया था खिलजी वंश की। तुगलक वंश का स्थापना किसी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिजली का, मतलब दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिजली वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में किया गया था? सिकंदर लोदी के काल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गई खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? खतौली के युद्ध में महाराणा सागा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? इब्राहिम लोदी के मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? तुर्कों ने किया था। किसने किया था पोलो खेलने का प्रचलन? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तारबंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था। दस्तारबंदान किसे कहा जाता? उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? किस भारतीय ने संगीत एवं तबला का? अमीर खुसरो ने प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। तो दोस्तों यहाँ से सल्तनत काल ख़त्म हुआ। और आप लोग को अगर अच्छा ये वीडियो लगे तो आप लोग कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें तो और हम इसमें वीडियो तब ऐड करेंगे इसी के साथ।